वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। चलिए आज हम इंडिया के कोल सेक्टर को समझेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी इकोनॉमी की तो रीढ़ है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स, एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है। सोचिए, एक साल में 1 बिलियन टन कोयला, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इस अचीवमेंट ने इंडिया को दुनिया के उन गिने चुने देशों की लीग में ला खड़ा किया है। पर यह सिर्फ एक नंबर से कहीं ज्यादा है। यह हमारी बढ़ती इकोनॉमी की भूख का सिंबल है, हमारी फैक्ट्रीज को चलाने वाली एनर्जी है और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की फाउंडेशन है। लेकिन एक मिनट, जहां पूरी दुनिया डीकार्बोनाइजेशन और गो ग्रीन की बात कर रही है, वहां हम इतना ज्यादा कोल निकाल रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि यह 1 बिलियन टन आखिर है क्या? यह हमारी प्रोग्रेस का एक माइलस्टोन है या फिर हमारे गले में अटका एक मिलस्टोन? यही वो सेंट्रल क्वेश्चन है जिसे आज हम इस पूरी चर्चा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स इशू को आसान भाषा में तोड़ते हैं। हम शुरू करेंगे पैराडॉक्स से, फिर समझेंगे कि आखिर कोल हमारी मजबूरी क्यों है। उसके बाद चैलेंजेस देखेंगे, फिर सॉल्यूशंस पर बात करेंगे और आखिर में एक जस्ट ट्रांजिशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। रेडी? लेट्स स्टार्ट। तो आइए सबसे पहले इस पैराडॉक्स की लेयर्स खोलते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन टारगेट 1 बिलियन टन पर रुक नहीं रहा है। गवर्नमेंट का प्लान है 2030 तक 1.5 बिलियन टन कोल प्रोड्यूस करना, यानी लगभग 50% का इंक्रीज। एक तरफ पेरिस एग्रीमेंट, क्लाइमेट चेंज, फेज डाउन कोल की बातें, और दूसरी तरफ हम कोल प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों? व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? वेल, इसका जवाब एक सिंपल से शब्द में है, कंपल्जन, मजबूरी। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी मजबूरी नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है। कुछ ऐसी ग्राउंड रियलिटीज हैं, ऐसी जरूरतें हैं जो कोल को कम से कम अभी के लिए, इंडिया के लिए नॉन नेगोशिएबल बना देती हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये कंपल्शंस। सबसे पहले तो ये फिगर देखिए, इंडिया की 74% इलेक्ट्रिसिटी, ऑलमोस्ट 3/4 कोल से आती है। मतलब इस वक्त भी जो लाइट जल रही है, जो स्क्रीन हम देख रहे हैं, चांसेस आर उसको पावर कोल से मिल रही है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बेस लोड पावर। ये वो पावर है जो 24/7 बिना रुके एक कांस्टेंट सप्लाई देती है। सूरज हर वक्त नहीं चमकता, हवा हर वक्त नहीं चलती, लेकिन कोल पावर प्लांट्स दिन रात नॉन स्टॉप चल सकते हैं। तो ये बेस लोड पावर है क्या? लेट्स अंडरस्टैंड दिस टर्म। द डेफिनेशन इज the minimum level of demand on an electrical grid over a span of time for which a reliable and consistent source of power is required. सिंपल भाषा में समझे तो ये वो मिनिमम पावर है जो हमारे देश को हमेशा, हर सेकंड चाहिए ही चाहिए टू कीप एवरीथिंग रनिंग। हॉस्पिटल्स, मेट्रोज, इंडस्ट्रीज सब इस पर डिपेंड करते हैं। ये ग्रिड की स्टेबिलिटी का फाउंडेशन है। और हां, GS3 के लिए ये कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्रिटिकल है, इसको नोट कर लीजिए। अब एनर्जी के दूसरे सोर्सेस को देखते हैं। इस एनर्जी वल्नरेबिलिटी मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए। अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो हम वेस्ट एशिया पर डिपेंडेंट हैं, जहां जियोपॉलिटिकल टेंशन हमेशा रहती है। यूरेनियम की बात करें तो NSG यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की पॉलिटिक्स हमारे सामने आ जाती है। और तो और रिन्यूएबल्स, उसके लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए जैसे लिथियम, उसके लिए हम चाइना पर डिपेंडेंट है। इन सब के बीच अपना घरेलू कोयला वो एक जियोपॉलिटिकल शील्ड की तरह काम करता है। इट गिव्स अस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और बात सिर्फ बिजली की नहीं है, कोल इज लिटरली द बैकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्रियल कोर। स्टील, सीमेंट, पावर, जो भी कंस्ट्रक्शन, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखते हैं, उसकी नींव में कोयला है। सो जब हम गति शक्ति या विकसित भारत 2047 जैसे बड़े मिशंस की बात करते हैं, तो इन अ वे वी आर टॉकिंग अबाउट कोल। इसके बिना ये सब पॉसिबल ही नहीं है। अब आते हैं इकोनॉमिक्स पर। जब हम 1 बिलियन टन कोयला देश में ही निकाल लेते हैं, इसका सीधा मतलब है कि उतना कोयला हमें बाहर से नहीं खरीदना पड़ता। इससे हमारा प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज बचता है। ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का परफेक्ट एग्जांपल है जो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पर प्रेशर कम करता है। बेसिकली इट मेक्स आवर इकोनॉमी मोर सेल्फ रिलायंट एंड स्ट्रेंथन्स आवर इकोनॉमिक सॉवरेंटी। ओके, तो अब तक हमने समझा कि कोयला हमारी मजबूरी क्यों है। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, एक दूसरा साइड भी है, द डार्क साइड ऑफ कोल। यूपीएससी में एक बैलेंस्ड आंसर लिखने के लिए इन चैलेंजेस, इन फ्रिक्शन पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है। सो लेट्स फ्लिप द कॉइन। सबसे बड़ा चैलेंज, इंटरनेशनल प्रेशर। दुनिया भर से आवाज आ रही है, फेज डाउन कोल। इसका असर यह हो रहा है कि एक फाइनेंसिंग फ्रिक्शन क्रिएट हो गया है।
मतलब जो बड़े इंटरनेशनल बैंक्स हैं, जो क्लाइमेट फंड्स हैं, वो अब कोल प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने से कतरा रहे हैं और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल हेडेक है। लेकिन यहां एक और पैराडॉक्स है, एक अजीब सा सवाल। अगर हम दुनिया के टॉप प्रोड्यूसर्स में से हैं, 1 बिलियन टन निकाल रहे हैं, तो फिर हम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, और वो भी 250 मिलियन टन? ये क्या बात हुई? चलिए इस क्वालिटी पैराडॉक्स को समझते हैं। देखिए, सारा कोयला एक जैसा नहीं होता। जो कोयला हमारे पास ज्यादातर मिलता है वो है थर्मल कोल। इसमें हाई ऐश कंटेंट होता है और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू यानी एनर्जी देने की क्षमता थोड़ी कम होती है। ये बिजली बनाने के लिए अच्छा है, लेकिन स्टील इंडस्ट्री को एक स्पेशल टाइप का कोयला चाहिए, कुकिंग कोल। इसमें ऐश कम होता है और कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कुकिंग कोल के रिजर्व्स बहुत कम है, इसलिए मजबूरन हमें ये इंपोर्ट करना पड़ता है। अब बात करते हैं ग्राउंड लेवल हर्डल्स की। पेपर पर प्लान बनाना आसान है, लेकिन जमीन पर माइन खोदना बहुत मुश्किल। सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है लैंड एक्विजिशन, जिसके कारण अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। फिर है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ओपन कास्ट माइनिंग से पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाता है। और इन सबसे ऊपर है द ह्यूमन कॉस्ट। उन लोगों का क्या जो सदियों से उस जमीन पर रह रहे हैं? उनका रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट यानी आरएनआर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव मुद्दा है। तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि सॉल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट इन चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या कर रही है? चलिए अब हम पॉलिसी इंटरवेंशंस और रिफॉर्म्स की तरफ चलते हैं। सो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी इन 4 पिलर्स पर टिकी हुई है। नंबर 1, कमर्शियल माइनिंग और 100% एफडीआई, यानी मोनोपोली तोड़कर प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट करना। नंबर 2, एमएमडीआर एक्ट में अमेंडमेंट्स ताकि ऑक्शंस ट्रांसपेरेंट हो और रेड टेप कम हो। नंबर 3, मिशन कोकिंग कोल, एक टारगेटेड प्लान ताकि हमें कोकिंग कोल इंपोर्ट न करना पड़े। और नंबर 4, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोल गैसिफिकेशन जैसी क्लीनर कोल टेक्नोलॉजी पर फोकस करना। अब ये कोल गैसिफिकेशन क्या चीज है, इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोल को सीधा जलाने के बजाय उसे सिंग गैस में कन्वर्ट किया जाता है। ये सिंग गैस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 का मिक्सचर होता है। इस सिंग गैस से फिर हम केमिकल्स और फ्यूल बना सकते हैं। इसका फायदा, इसमें पोल्यूशन डायरेक्ट कोल जलाने से काफी कम होता है। सो इट्स अ वे टू यूज कोल मोर क्लीनली। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मान लीजिए हमने 1.5 बिलियन टन कोयला निकाल भी लिया, लेकिन उसको माइन से पावर प्लांट तक पहुंचाना भी तो है। ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज है। अगर कोयला टाइम पर नहीं पहुंचा तो पावर प्लांट बंद हो जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट लाई है कोल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। इस पॉलिसी में 2 चीजें खास हैं। पहला, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी। इसका मतलब है माइन से रेलवे ट्रैक तक कोल को पहुंचाने का सिस्टम बेहतर करना। इसके लिए कन्वेयर बेल्ट्स और बड़े बड़े साइलोज यूज होंगे ताकि ट्रक ट्रैफिक और पोल्यूशन दोनों कम हो। दूसरा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स या DFCs। इन्हें आप कोल ट्रेन्स के लिए एक्सप्रेसवे समझ सकते हैं। इन पर सिर्फ मालगाड़ी चलेगी, जिससे कोल तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकेगा। ऑलराइट, सो हमने इस पूरे इश्यू के हर पहलू को देखा। पैराडॉक्स क्या है, हमारी मजबूरियां क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं और सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। अब वक्त है इन सभी पॉइंट्स को जोड़कर एक फाइनल कंक्लूजन निकालने का। सो इंडिया का स्टैंड क्या है? वो बहुत ही प्रैग्मेटिक है, बहुत प्रैक्टिकल। इंडिया के लिए ये कोल वर्सेस रिन्यूएबल्स की लड़ाई नहीं है, ये कोल एंड रिन्यूएबल्स की जर्नी है। कोल एक ट्रांजिशनल फ्यूल है। जब तक हमारे रिन्यूएबल्स और बैटरी स्टोरेज इतने एडवांस नहीं हो जाते कि वो 24/7 बेस लोड पावर दे सके, तब तक हम कोल को नहीं छोड़ सकते। इट्स आवर सेफ्टी नेट, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की गारंटी। तो इस पूरी डिस्कशन के बाद हम वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। ये एक टाइट रोप वॉक है। एक तरफ है एनर्जी सिक्योरिटी और डेवलपमेंट की जरूरत, दूसरी तरफ है हमारे क्लाइमेट कमिटमेंट्स। क्या इंडिया इस फाइन बैलेंस को बना पाएगा? ये 21st सेंचुरी का शायद सबसे बड़ा सवाल है इंडिया के लिए, और इसका जवाब हम सबका फ्यूचर तय करेगा। If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.